नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले साल हमने कोरोना महामारी का मुकाबला किया। कुछ अच्छी तरह से हमें लग रहा था कि हम इसमें से बाहर निकल रहे हैं, और जो एहतियात बरतनी थी उसमें कहीं ना कहीं हमसे कुछ चूक हो गई कि फिर से दोबारा हम उसी मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं। ये जो संक्रमण है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और काफी गंभीर स्वरूप लेने जा रहा है दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बारे में हमें जो एक्सपीरियंस हुए हैं, हमारे मरीजों ने जो हमें सवाल किए हैं, उस पर से मुझे लगता है कि कुछ जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम सब ये तो जान ही चुके हैं कि ये जो वायरस है ये वायरस की नई स्ट्रेन है जिसे हम वेरिएंट कहते हैं। चाहे यूके वेरिएंट कहिए, साउथ अफ्रीका या ब्राजील, किसी भी स्ट्रेन की वेरिएंट कहिए। तो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों, जिसे हम क्लस्टर क्राइसिस कहते हैं। एक साथ कई ज्यादा लोगों को ये वायरस संक्रमित करता है। मेरे पास पिछले हफ्ते एक ही परिवार के 5 सदस्य, एक ही परिवार के 6 सदस्य एक साथ संक्रमित होके आए हैं। कोई फैक्ट्री के जो वर्कर है जो एक साथ काम कर रहे हैं वो सभी संक्रमित हो गए हैं। और कहीं पे कोई सामाजिक सोशल गैदरिंग में जो लोग इकट्ठे हुए थे वो लोग भी संक्रमित हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में एक साथ संक्रमित होना ये नए वायरस की खासियत है दोस्तों। और इससे बचने का हमारे लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है दोस्तों? इससे बचने का हमारे लिए जो सबसे आसान तरीका है वो 2 गज की दूरी। हम पहले से कहते आ रहे हैं दोस्तों, कहीं भी आप जाइए मास्क तो है ही है, मगर आप 2 गज की दूरी रखकर किसी से भी बात कीजिए, क्योंकि ये इतना जल्दी फैलता है वायरस, इतने कम समय में फैलता है। ताकि ये एहतियात बरतनी बहुत बहुत जरूरी है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। कृपया बाहर न जाइए, जाना आवश्यक है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और रखिए। दूसरी एक बात जिसे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट VOC के नाम से जानता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये जो वेरिएंट हमारे सामने आ रहा है वो हमारी इम्यून सिस्टम को बाईपास कर देता है। वो हमारे एंटीबॉडीज, हमारी इम्यून सिस्टम को कोई चांस ही नहीं देता, सीधा भारे संक्रमण कर देता है, सीधा हमारे फेफड़े पे मोर्चा खोल देता है दोस्तों। तो बहुत ही एहतियात बरतनी है दोस्तों। इन दिनों में हमें कई ऐसे वैक्सीन के बाद सवाल आए हैं हमारे सामने, तो उन कुछ सवालों का मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। एक सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों को कोविड होता है। तो सबसे पहली बात एक समझ लीजिए दोस्तों कि वैक्सीन की वजह से कोविड होता नहीं है। आप कोई भी समाचार व्हाट्सएप में या किसी सोशल मीडिया में पाए तो उसको पहली ही दृष्टि में स्वीकार मत करिए दोस्तों। अपने डॉक्टर से पूछिए, उसकी तहकीकात करके इस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि इससे नुकसान ये है कि कई लोग वैक्सीन से दूर जा रहे हैं। हालांकि हमें इस संक्रमण को फैलाने से रोकने का बढ़िया तरीका वैक्सीनेशन है दोस्तों, मास स्केल पर वैक्सीनेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग को वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण होता है उनको वैक्सीन का या टीका का सुई लगने से पहले ही संक्रमण लग चुका है, उनके शरीर में वायरस प्रवेश कर चुका है। और हम गुजराती में कहावत है, कागनु बेसू ने डाळनु पड़ू, कोइंसिडेंस, कि आपने टीका लगवाया और वो जो बाहर आने वाला था वो कोविड बाहर आ गया। तो कतई आप ऐसा मत सोचिए कि वैक्सीन की वजह से या टीका की वजह से
कोविड हुआ है, ऐसा अभी तक पाया नहीं गया है। तो ये बात सबसे जरूरी है। दूसरी बात, लोग ये समझते हैं कि अगर हमने वैक्सीन ले लिया है इसका मतलब अब हम फ्री हैं, हमें कोरोना नहीं होगा। ऐसी बात तो है ही नहीं कि नो वैक्सीन नो कोरोना, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आपको बता दूं, वैक्सीन हमारे लिए किस हिसाब से महत्वपूर्ण है। आप कार में जाते हैं, प्लेन में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं। तो आप अगर हेलमेट पहनेंगे या सीट बेल्ट लगाएंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अकस्मात नहीं होगा। ठीक इसी तरह हेलमेट पहनने से या सीट बेल्ट की वजह से आपको अकस्मात होगा तो कम इजाएं होगी। बस सिर्फ इसी तरह अगर आपने वैक्सीन ले लिया है और उसका जो डोज का समय पूरा कर लिया है आपने, तो आपको अगर कोरोना होगा भी तो भी हल्का होगा। ये बात समझ लेनी बहुत जरूरी है। तो आप ये मत समझिए कि वैक्सीन ले लिया है इसलिए हमें जो सावधानी बरतनी है उसकी जरूरत नहीं है। ये गलत सोच है दोस्तों। और उसका ऐसे किसी भी माध्यम से अगर आपको ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसका विश्वास मत करिए। और एक बात हमारे सामने आती है कि लोग पूछते हैं फोन करके कि हमें डायबिटीज है, हमें ब्लड प्रेशर है, हमें थायराइड है, हमें कैंसर है, कोई भी बीमारी आपको हो तो लोग पूछते हैं कि क्या हम टीका ले सकते हैं। अभी तक हमारे सामने कोई ऐसी बीमारी नहीं है ये कि जिसमें वैक्सीनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हम ये नहीं कह सकते कि आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो आपको ये समझ लेना है कि वैक्सीन आपको लेना है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रशासन ने 45 से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए, जो पहले जरूरी था कि अगर आपको साथ में कोई बीमारी है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देना आपके लिए आवश्यक था, अब ये बात निकाल दी है। तो आपकी उम्र अगर 45 से ज्यादा है, आप सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर रजिस्टर करवा सकते हैं और सेंटर पे जाके टीका ले सकते हैं। तो आप ये बात दिमाग में से निकाल दीजिए। कई सवाल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं कि जिन मरीजों का रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है, ये लोग बोलते हैं कि अब हमें आरटीपीसीआर करवा लेना है। दोस्तों, अगर आपका रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब आपको कोरोना का संक्रमण हो चुका है। आपको आरटीपीसीआर से रिकन्फर्म करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये बात आप पक्का समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में केस बढ़ने लगे हैं कि अगर हर मरीज को हम आरटीपीसीआर करेंगे तो किट्स कम होने लगेगी। कई प्राइवेट लैब में ऐसा होने लगा है कि हम मरीज को भेजते हैं आरटीपीसीआर के लिए, वो बोलते हैं 2 दिन के बाद आइए, हमारे पास किट नहीं है। तो समझ लीजिए कि अगर आपको रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है तो कोरोना संक्रमण हो चुका है। इसके साथ और बात भी तय है कि अगर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है और आपके लक्षण ऐसे शंकास्पद है कि आपको कोविड हो सकता है, तो आरटीपीसीआर अवश्य करवाएं। ये फैसला आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, उनको ये फैसला करने दीजिए कि अगर आपका रैपिड एंटीजन नेगेटिव है तो आरटीपीसीआर करना या नहीं करना, ये फैसला आपके डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। और एक बात, जिन लोगों को संक्रमण हो चुका है, पॉजिटिव हो चुके हैं, उनको 10 या 14 दिन के बाद दोबारा आरटीपीसीआर करने की गाइडलाइन अब नहीं रही है। तो अगर आपके लक्षण काबू में आ गए, आपके सब ब्लड टेस्ट कंट्रोल में आ गए हैं, तो फिर से आरटीपीसीआर करना जरूरी नहीं है। ये बात आप दिमाग में रखिए। साथ में एक और बात समझ लीजिए कि अगर आपका संक्रमण हल्का है, कई मरीजों को गले तक ही संक्रमण सीमित होता है, नीचे फेफड़े में गया ही नहीं होता है, तो उनको हल्का सा बुखार है, थोड़ी खांसी है, गले में दर्द है, उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, तो सभी मरीजों को फेफड़े का सीटी स्कैन, जिसे HRCT थोरेक्स कहते हैं,
करवाना जरूरी नहीं है। ये फैसला आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी ऐसी हालत हो गई है कि लोग इतने डरे हुए हैं। सब लोग आके बोलते सर मेरा सिटी स्कैन करवा लीजिए। तो आप कौन से रिपोर्ट करने हैं, कौन से रिपोर्ट नहीं करने हैं, इसका फैसला अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मुझे अब तक पहुंचानी थी, तो मैंने अब तक बोल दी है। और आखिर में एक ही बात कहूंगा कि फिर से वो दौर आ चुका है जब अस्पताल में आपको बेड मिलने का मुश्किल शुरू हो गया है। बहुत मुश्किल पड़ रही है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया बिना वजह घर से बाहर मत जाइए। अगर हम सलामत है तो बाद में सब कुछ कर सकेंगे। सोशल गैदरिंग, सोशल फंक्शंस कृपया बंद कर दीजिए हो सके तो। एक बात तय है कि लॉकडाउन हमारा प्रशासन अब नहीं कर सकता है, क्योंकि बेरोजगारी और कई समस्याएं आती है। सिर्फ हम 3 चीजों का एहतियात बरतने लगे। मास्क पहने, और ये मास्क भी नाक से ऊपर रहना चाहिए दोस्तों। मुझे मेरे चेंबर में आने वाले हर दूसरे मरीज को बोलना पड़ता है उसका मास्क नीचे लटका हुआ था, नाक से खुला हुआ था। ये मास्क लेने से, पहनने से फायदा कम मिलता है दोस्तों। तो आपको मैं बोल दूं कि मास्क पहनना आवश्यक है। कहीं भी बाहर निकलिए, आप 2 गज की 6 फुट की दूरी रखिए और बार बार हाथ सैनिटाइज करिए। ये 3 ही चीज काफी है दोस्तों। अगर हम सब मिल के बात ठान ले कि हम मास्क पहनेंगे, डिस्टेंस रखेंगे और बारी बारी हाथ को हम साबुन के पानी से, सैनिटाइजर से वॉश करेंगे, तो अवश्य बच पाएंगे। आने वाला वक्त कितना मुश्किल होगा ये कह नहीं सकते, और वैसे डरने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई 100% नहीं बता पाएगा कि कल क्या होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये संक्रमण बढ़ेगा ही बढ़ेगा और हमें और मुश्किलें होगी। हो सकती है, होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो हम आज एहतियात बरते, अवश्य इस संक्रमण से बच पाएंगे। तो अगले वीडियो तक मैं आपसे परमिशन चाहता हूं कि हम दोबारा मिलेंगे, अच्छे हिसाब से मिले, कुछ गाने के लिए मिले। ये कोरोना के लिए दोबारा जरूरत रहेगी तो अवश्य आऊंगा। कृपया अपना ख्याल रखिए, आप सेफ रहिए, सबको सेफ रखिए। नमस्कार।